Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. और करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं हम पॉलिटी के, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट्स को देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में था। लास्ट लेक्चर में हमने अटर्नी जनरल से एंड किया था। हमने देखा था कि अटर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के जो अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन होती है उससे सेम होती है ना। तो अब देखो, इसमें पहले तो ये बताओ कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये भी रिवाइज़ कर ही लेते हैं जब ये पढ़ाई हमने। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए ना, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर किसी हाई कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन का जज होना चाहिए, जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स। हाई कोर्ट इन सक्सेशन का क्या मतलब है, मान लो किसी एक हाई कोर्ट का 1 साल के लिए रहा, फिर किसी एक हाई कोर्ट का 1 साल के लिए रहा, फिर किसी दूसरे हाई कोर्ट का 2 साल के लिए रहा, फिर किसी हाई कोर्ट का 1 साल के लिए रहा, तो टोटल कितने हो गए, 4 साल हो गए, है ना। ऐसे करके 5 साल के लिए वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, ठीक है, और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन का। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि एडवोकेट होना चाहिए, है ना, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट से हाई कोर्ट इन सक्सेशन का फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। जो सेम चीज़ उसमें 5 साल थी, इसमें 10 साल है। या फिर क्या होना चाहिए, या फिर वो होना चाहिए आपका एमिनेंट जूरिस्ट, है ना, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये वाली क्वालिफिकेशन उसमें नहीं थी, हाई कोर्ट वाले में नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया क्या क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जज ऑफ द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स, और या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स, या फिर और क्या है, दूसरा क्या है, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट के लिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सेंटर स्टेट रिलेशन से बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या न्यूज़ था, 6 शेड्यूल के बारे में बात हुई थी। क्या था कि अरुणाचल प्रदेश की जो असेंबली है उन्होंने बोला है कि भाई हमको भी 6 शेड्यूल में इंक्लूड करिए। अभी कौन है, AMTM है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये लोग हैं ना अभी। अरुणाचल प्रदेश तो है नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली में बोला है कि हमको भी इंक्लूड करिए 6 शेड्यूल में, ठीक है। तो इसमें अगर इंक्लूड करना होगा 6 शेड्यूल में तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 360 आउटसाइड आर्टिकल 368। तो ये नॉर्मल अमेंडमेंट ही होगा, जैसे सिंपल मेजॉरिटी वाला अमेंडमेंट होता है ना, वैसा वाला अमेंडमेंट हो जाएगा। अंडर आर्टिकल 368 नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तो बोलने में ही वो कर दिया, मिस्टेक कर दिया, बट वो ऑप्शन में भी पूछ सकता है, ठीक है। कि अरुणाचल प्रदेश को अगर हमको 6 शेड्यूल में लाना है तो 6 ऐसे पूछ लेगा, 6 शेड्यूल को अगर मेरे को अमेंड करना है ना, तो जो मेरे को असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिज़ोरम है, इसमें अगर मेरे को एक और स्टेट ऐड करना है जो कि अरुणाचल प्रदेश है, तो क्या मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, नहीं करना पड़ेगा। दिस वुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आउटसाइड ऑफ आर्टिकल 368, जो कि सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, है ना। तो समझ में आ गया कि अरुणाचल प्रदेश को अगर हमको 6 शेड्यूल में लाना है तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बट वो इट वुड बी आउटसाइड आर्टिकल 368, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी एट प्रेजेंट क्या है, सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, किस में है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 371, ठीक है। 371 में महाराष्ट्र गुजरात का है, फिर A में नागालैंड का है, ऐसे करते B, C असम, मणिपुर, गोवा, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो स्टेट्स हैं, ये लोग जो हैं, ये लोग हैं उसमें, है ना, ये लोग उसमें हैं, किस में, 371 के प्रोविजन में हैं ये सारे लोग, ठीक है। और ये किस में दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश किस में है, अरुणाचल प्रदेश H में है, समझ में आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश किस में, 371 H में। तो बोला गया कि जैसे नागालैंड और मिज़ोरम को दिए गए ना, नागालैंड का 371 A में है और मिज़ोरम का 371 G में है, जो ये वाले प्रोविजंस दिए हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही हमको अरुणाचल प्रदेश के लिए भी चाहिए। अब जैसे नागालैंड में टूसैंग एरिया जो है उसके लिए गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐसा नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि हमको 6 शेड्यूल में चाहिए जगह, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट क्या है, अरुणाचल प्रदेश में आपको अगर जाना है, अरुणाचल प्रदेश किस पहली बात तो किस रेगुलेशन के अंदर आता है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट कब आया था, 1873 में आया था। क्यों आया था, क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपने टी प्लांटेशंस को मतलब प्रोटेक्ट करना था,
है ना, यहाँ पे उनका अच्छा इंटरेस्ट था तो उनको प्रोटेक्ट करना था, तो बाहर के जितने भी लोग हैं उनको वो ऐसे आने नहीं देते थे वहाँ पे, है ना। अभी जैसे अभी एट प्रेजेंट क्या प्रोविज़न है, एट प्रेजेंट ये है कि अरुणाचल प्रदेश में आपको जाना है तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। और कौन कौन से ये इनर लाइन परमिट किसके लिए होता है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, ये ध्यान रखना। कोई पूछ ले कि क्या इनर लाइन परमिट जो है वो फॉरेनर्स के लिए भी है, नहीं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट जो है वो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है, समझ में आ गया। सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अगर कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में जाना है तो उनको इनर लाइन परमिट लेने पड़ता है। और कौन कौन से स्टेट्स में इनर लाइन परमिट है, जो ये नॉर्थ ईस्ट के जो ईस्टर्न बाउंड्री वाले स्टेट्स हैं ना, वो सारे कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, आपका नागालैंड है, मिज़ोरम है और मणिपुर है। इन सब में मणिपुर रिसेंटली ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। तो तो क्या है, समझ में आ गया, 4 स्टेट हैं इनर लाइन परमिट में। इनर लाइन परमिट क्या होता है, अगर सिटीज़न ऑफ इंडिया को जाके इन स्टेट्स में जाना है, घूमना है या कहीं भी जाना है तो उनको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, समझ में आ गया। अगर फॉरेनर्स को जाना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉरेनर्स को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है। तो ध्यान रखना दोनों चीज़ें अलग हैं। फॉरेनर्स के लिए इनर लाइन परमिट नहीं है, इनर लाइन परमिट सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है, समझ में आ गया। फॉरेनर्स के लिए क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट बोलते हैं, समझ में आ गया। तो अभी एट प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश उसमें है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन में इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। फॉरेनर्स के लिए क्या है, एवरी फॉरेनर एक्सेप्ट द सिटीजन ऑफ भूटान, भूटान को छोड़ के, भूटान के सिटीजन्स को छोड़ के बाकी जितने अगर फॉरेनर्स इन ILP वाले उसमें आते हैं तो उनको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। इनर लाइन परमिट इज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स, समझ में आ गया। Article 244 of the Constitution provides special system for the administration of certain areas designated as scheduled areas and tribal areas. तो शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ को गवर्न करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 244, समझ में आ गया, आर्टिकल 244 है, ठीक है। आर्टिकल 275 मेक्स प्रोविजंस फॉर द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स to be charged on the consolidated fund of India. Such grants also include specific grants for promoting the welfare of scheduled tribes और रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़। तो भाई 2 टाइप के ग्रांट्स होते हैं, हमको पता है, एक आर्टिकल 275 में होता है और दूसरा किस में होता है, आर्टिकल 282 में, है ना। तो ये जो आर्टिकल 275 वाला होता है ये स्टैट्यूटरी ग्रांट है, ये कंपलसरी ग्रांट है, ये देना ही है। जो भी स्टेट्स फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर ऐसे स्टेट जैसे शेड्यूल एरियाज़ वाले हैं, शेड्यूल ट्राइब्स वाले एरियाज़ हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये ग्रांट उनको देना पड़ता है और ये ग्रांट जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, ठीक है। जबकि जो ये आर्टिकल 282 के अंदर है ये क्या होते हैं, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होते हैं। डिस्क्रिशनरी मतलब सेंटर का मन, जिसको दे जिसको ना दे उसका मन है, समझ में आ रहा है, उसका मन है, उसके मन के हिसाब से चलता है ये आर्टिकल 282, समझ में आ गया। तो ये आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 10 जो है, ठीक है, अब शेड्यूल एरिया के बारे में बात आई है तो हम पूरा पढ़ ही लेते हैं। पार्ट 10 जो है वो डील करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 244। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 244 डील करता है, पार्ट 10 है, पार्ट 10 डील्स विद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। पार्ट 9 किसे डील करता है बताई दो, कर ही रहे हैं डिस्कस तो बताई दो, पार्ट 9 किसे डील करता है, PRI से, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। फिर 9A आता है, 9A आपका अर्बन लोकल बॉडीज़, मतलब 9 PRI और अर्बन लोकल बॉडी से डील करता है। और 9A वाला जो अमेंडमेंट है वो किससे डील करता है, सॉरी 9A वाला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह है उसमें, है ना। तो 9 वाले पार्ट में ये है। 10 वाले पार्ट में क्या है, 10 वाले पार्ट में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ है ना। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 244। तो देखो जो 5th शेड्यूल है, ठीक है, जो 5th शेड्यूल में जो शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ है ना, शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ हैं, वो किसके कंट्रोल में आते हैं, वो 5th शेड्यूल में लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तो शेड्यूल 6 में आते हैं ना। 6 शेड्यूल डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। जबकि बाकी जितने भी हैं, बाकी जहाँ पे भी शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो वाले एरियाज़ किसके अंदर आते हैं, वो वाले एरियाज़ आते हैं 5th शेड्यूल के अंदर। तो ध्यान रख लेना, जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं एक्सेप्ट दीज, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो किस में आते हैं, 5th शेड्यूल में। और ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाले हैं ये किस में आते हैं, 6th शेड्यूल में। वाई आर शेड्यूल एरियाज ट्रीटेड डिफरेंटली, क्यों हम ट्रीट करें शेड्यूल एरियाज़ को डिफरेंट, क्या ऐसा खासियत है, क्योंकि इनमें दीज आर इनहेबिटेड बाय एबोरिजिनल्स, ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेटेड अभी उतना फुली नहीं हुए हैं ना, अभी भी इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। तो हम इनको क्या करना चाहते हैं, हम इनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं ताकि ये सोशली एंड इकोनॉमिकली जितने भी बैकवर्ड लोग हैं उनको हम ऊपर अपलिफ्ट कर पाएँ, समझ में आ गया। एंड स्पेशल एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, ठीक है, समझ में आ गया।
आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कैसे करते हैं इसका, तो शेड्यूल एरियाज को डिक्लेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है कि कोई भी एरिया को हम शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, वो कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट। और लिस्ट में कौन ऐड करता है, लिस्ट में पार्लियामेंट ऐड करता है। समझ लेना, दोनों में डिफरेंस है। डिक्लेयर अगर शेड्यूल एरिया को करना हो तो वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। ही कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इट्स एरिया, ऑल्टर इट्स बाउंड्री, रिसेंट सच डेजिग्नेशन और मेक फ्रेश ऑर्डर्स फॉर सच रीडेजिग्नेशन ऑन एन एरिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। समझ में आ गया। तो वो ये सब कर सकता है, ठीक है। इंक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है, बाउंड्री ऑल्टर कर सकता है, तो वो ये सब कर सकता है और एरिया को डिक्लेयर कर सकता है एज अ शेड्यूल एरिया। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर की बात करें तो गवर्नर हैज़ अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सच एरियाज। ही हैज़ टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज एनुअली और वेयर एवर सो रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है। ईच स्टेट हैव शेड्यूल एरियाज हैज़ जहाँ जहाँ भी शेड्यूल एरियाज़ हैं वहाँ पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है। उसमें क्या होते हैं, 20 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं, 3/4 जो होते हैं वो एसटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। और ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल क्या करती है, ये शेड्यूल एरियाज़ के वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। एक सिमिलर काउंसिल है, कैन ऑल्सो बी स्टैब्लिश इन अ स्टेट हैविंग शेड्यूल ट्राइब्स बट नॉट शेड्यूल एरियाज देयर इन इफ द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट्स। तो कोई भी अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स है बट वहाँ पे शेड्यूल एरियाज नहीं है, तो सिमिलर जैसे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल टाइप बॉडी वहाँ पे प्रेसिडेंट बोल सकता है कि वहाँ पे एक कंडक्ट करो ताकि उनके वेलफेयर के लिए हम काम कर पाएँ। समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ये तो मैंने बताई थी आपको कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट क्या होती है, मतलब शेड्यूल एरियाज़ के लिए गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। और वो जो शेड्यूल एरियाज होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्टेट में गवर्नर ही करता है और वो रिपोर्ट देता है किसको, प्रेसिडेंट को। समझ में आ रहा है। तो वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नर के पास, वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखता है और स्पेशल रिपोर्ट देता है एनुअली प्रेसिडेंट को। समझ में आ गया, एनुअली या फिर जब भी प्रेसिडेंट मांगे उस टाइप से। चलो अब देखते हैं कौन कौन से लॉज जो हैं वो शेड्यूल एरियाज़ के लिए एप्लीकेबल हैं। तो कौन कौन से लॉज पार्लियामेंट के शेड्यूल एरियाज़ के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ये कौन डिसाइड करता है, गवर्नर। तो ये ध्यान रखना। देखो शेड्यूल, ये कन्फ्यूजन हो जाता है, शेड्यूल एरियाज़ को डिक्लेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। पर वहाँ पे जो लॉ एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से लॉ शेड्यूल एरियाज़ के एप्लीकेबल हैं, वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नर डिसाइड करता है। सो गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट legislature does not apply to a schedule area or apply with specific modification and exceptions। तो कोई भी पार्लियामेंट का लॉ वो डायरेक्टली फिफ्थ शेड्यूल के जो एरियाज होते हैं, शेड्यूल एरियाज, उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। वो गवर्नर डिसाइड करता है कौन सा एप्लीकेबल होगा, कौन सा है, कौन सा नहीं है ना, क्या फिर क्या मॉडिफिकेशंस के साथ लगेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये अपना गवर्नर डिसाइड करता है। समझ में आ गया। ही कैन ऑल्सो मेक रेगुलेशन, वो खुद भी रेगुलेशन बना सकता है फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ शेड्यूल एरियाज, ठीक है। आफ्टर कंसल्टिंग विद ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, हमने देखा था ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल वेलफेयर के लिए काम करती है शेड्यूल एरियाज के और शेड्यूल ट्राइब्स के, ठीक है। तो जो गवर्नर है वो इसके साथ कंसल्ट करता है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के साथ, और कंसल्ट करने के बाद वो फिर रेगुलेशंस भी बना सकता है ना, ताकि पीस और गुड गवर्नेंस इंश्योर हो पाए, है ना। ऑल सच रेगुलेशंस रिक्वायर प्रेसिडेंट एक्सेंट। तो प्रेसिडेंट को फाइनली उस पर साइन करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखा था एग्जीक्यूटिव फाइनली कौन है, प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट फाइनली उसको साइन करता है और प्रेसिडेंट की एसेंट से ही वो लॉ एप्लीकेबल होता है। समझ में आ गया। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट्स। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है ताकि ये जो शेड्यूल एरियाज हैं उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। तो इसी के इसी के रेफरेंस में देवार कमीशन आई थी 1960 में। तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करी थी देवार कमीशन को ताकि इनके वेलफेयर को इंश्योर किया जा पाए, जो शेड्यूल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रह रहे हैं उनका वेलफेयर इंश्योर किया जा पाए, उसके लिए देवार कमीशन आई थी, ठीक है। अब हम ये जो 6 शेड्यूल में एरियाज़ है ना, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं 6 शेड्यूल में, उनकी अगर हम बात करें तो पहली बात तो 6 शेड्यूल में है कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो अब मेरे को ये बताओ कि स्पेशल इंटरेस्ट इन 4 स्टेट्स में ही क्यों है। जैसे कि शेड्यूल एरियाज़ के लिए हमने अलग से 5th शेड्यूल बनाया हुआ है, तो हमने देखा था कि भाई अलग से इसलिए है, वो अलग से इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एबोरिजिनल्स इनहेबिट करते हैं ना, ये लोग सोशली और बैकवर्ड, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली ये सब बैकवर्ड है। तो इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए हमको स्पेशल एफर्ट्स चाहिए। बट हम ये तो सेम चीज़ हम उसमें भी डाल सकते थे ना, 5th में भी डाल सकते थे, 6th अलग क्यों बनाया है उसके लिए। समझ में आ रहा है अलग क्यों बनाया, वो अलग इसलिए बनाया है क्योंकि जो यहाँ पे ट्राइब्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 3 है ना, यही 4 है ना, AMTM, इनका जो कल्चर है, इनका जो रहन सहन है, जो रहन ढंग है, वो सारा अभी भी एकदम जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं ना, मतलब एकदम जो उनका अपना कल्चर है उनसे आता है, मतलब समझ आ रहा है, उनसे आता है एकदम, जो पुराने वाले हैं, ठीक है।
तो उनके कल्चर वो फॉलो करते हैं, उनके कस्टम्स फॉलो करते हैं, उनका सिविलाइजेशन ये लोग फॉलो करते हैं। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए, समझ में आ रहा है, यहाँ पे इस कल्चर को हमको प्रिजर्व करना है। इसको प्रिजर्व करने के लिए हमको स्पेशल क्या चाहिए, स्पेशल रूल्स चाहिए, है ना, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो इसीलिए ताकि ये जो ट्राइब्स हैं, है ना, जो बाकी एरिया, देखो बाकी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, हमने देखा था ना कि 5th शेड्यूल में ऐसा नहीं कि सिर्फ शेड्यूल एरियाज़ ही हैं, वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स भी रहती हैं, है ना, बट हमने उनको डिक्लेयर नहीं किया ट्राइबल एरियाज़, वो शेड्यूल एरियाज़ में ही आते हैं। तो बट इन स्पेशल ये जो 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें ही क्यों हमको स्पेशल इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है। ट्राइब्स तो इधर भी है ना, तो वहाँ पे भी तो यही ओन कल्चर, कस्टम, सिविलाइजेशन होगा, ठीक है। तो बट यही वाले क्यों स्पेसिफिक हैं, वो इसलिए क्योंकि ये वाले जो ट्राइब्स हैं इन्होंने बाकी कल्चर अडॉप्ट नहीं किया, ये मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, ठीक है, ये मेन स्ट्रीम कल्चर अडॉप्ट नहीं किया। बाकी जगह जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन्होंने मोर और लेस अडॉप्ट कर लिया है, मेन स्ट्रीम में वो लोग इंटीग्रेट हो गए हैं, मेन कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। बट ये जो 4 हैं ये अभी भी अपने कल्चर से चलते हैं, अपने कस्टम से चलते हैं और अपनी सिविलाइजेशन से चलते हैं, समझ में आया। तो इनके लिए हमको स्पेशल फोकस चाहिए, इस वजह से 6 शेड्यूल अलग है। अब वेरियस फीचर्स क्या हैं, दीज आर ऑटोनॉमस एंड फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, है ना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बाहर आते हैं, इन पे ऐसे ही कोई नहीं लॉ लग सकता है स्टेट का, मतलब स्टेट, इनफैक्ट जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी लॉ पास करती है तो ऐसे ही नहीं लग जाता इन 4 स्टेट पे, ठीक है, तो ये आउटसाइड आते हैं। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स, दस ही कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर एरियाज एंड चेंज देयर नेम्स और डिफाइन देयर बाउंड्रीज एंड सो ऑन। तो अब समझ में आया डिफरेंस क्या है। गवर्नर यहाँ पे करता है जो प्रेसिडेंट काम 5th शेड्यूल के लिए कर रहा था ना, जो 5th शेड्यूल के लिए प्रेसिडेंट काम कर रहा था, प्रेसिडेंट क्या कर रहा था, शेड्यूल एरियाज़ का ऑल्टर कर रहा था, बाउंड्री, नए शेड्यूल एरियाज़ को डेजिग्नेट कर रहा था, ये सब जो काम है ये 6th शेड्यूल में कौन करता है, ये 6th शेड्यूल में गवर्नर करता है। 5th शेड्यूल में प्रेसिडेंट करता है, 6th शेड्यूल में कौन करता है, गवर्नर करता है। गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, एंड इंक्रीज और डिक्रीज देयर एरियाज और चेंज देयर नेम्स एंड डिफाइन देयर बाउंड्रीज। समझ में आया, ये एरिया चेंज करना, नाम चेंज करना, बाउंड्री को डिफाइन करना, ये कौन करता है, ये गवर्नर करता है, समझ में आ गया। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन इसका कैसे होता है ट्राइबल एरियाज़ का, इसमें कैसा होता है, देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में हर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो होता है ट्राइबल एरिया का, ये जो 4 हमने बात की है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जितने भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, है ना, तो ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। वहाँ पे शेड्यूल एरिया वाले केस में क्या था, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल था। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल क्या कर रहा था, उसमें कितने मेंबर थे, 20 मेंबर थे, है ना, जिसमें से 15 जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे ट्राइब्स के, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना, यही था, वो याद रखना, वो अलग है, वो 5th शेड्यूल में। जो यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है, 30 मेंबर की बॉडी होती है, जिसमें से 4 लोग जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं और 26 इलेक्टेड होते हैं। ये नॉमिनेट कौन करता है, ये 4 लोग नॉमिनेट कौन करता है, गवर्नर नॉमिनेट करता है। गवर्नर नॉमिनेट करता है और 26 इलेक्ट होके आते हैं। और ये जो इलेक्ट होके आते हैं उनका टर्म तो 5 साल का ही होता है, ठीक है, उनका टर्म तो 5 साल का ही होता है। पर ये जो 4 नॉमिनेटेड हैं, ये जो 4 नॉमिनेटेड हैं इनका टर्म क्या होता है, इनका सॉरी, ये जो 26 हैं वो उनका तो 5 है, और ये जो 4 हैं ये प्लेजर ऑफ गवर्नर पे काम करते हैं, क्योंकि गवर्नर ही तो नॉमिनेट करता है इनको, ठीक है। तो गवर्नर जब अपॉइंट कर रहा है, इनको नॉमिनेट कर रहा है, तो ये प्लेजर ऑफ गवर्नर पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका ट्राइबल एरियाज़ का। इसमें एक होती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, और एक और होती है जिसको हम बोलते हैं रीजनल काउंसिल। ये तो हो गई डिस्ट्रिक्ट पे। अब एक डिस्ट्रिक्ट के भी अंदर कुछ रीजन्स होंगे, तो उसके लिए हर एक ऑटोनॉमस रीजन के लिए एक सेपरेट रीजनल काउंसिल होती है। तो ये दोनों साथ में काम करती हैं बेसिकली, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडमिनिस्टर द एरिया अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन। दे आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू एसेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड इम्पोज सर्टेन स्पेसिफिक टैक्सेस। अब देखो ये डायरेक्टली जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, ये इनके थ्रू कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है, रीजनल काउंसिल के थ्रू और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू, ठीक है। दे आर ऑल्सो एम्पावर टू एसेस। अब ये लैंड रेवेन्यू है वगैरह है, स्पेसिफाइड टैक्सेस हैं, ये सब ये दोनों बॉडी कलेक्ट करती हैं अपने अपने पर्टिकुलर रीजन में। डिस्ट्रिक्ट का कलेक्ट करना होगा तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आएगा, रीजन का कलेक्ट करना होगा तो क्या आएगा, रीजनल काउंसिल आएगा। समझ में आ गया। द एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनॉमस रीजन्स और अप्लाई विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस, ठीक है। जो पार्लियामेंट के एक्ट्स हैं वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, ये तो हमने देख ही लिया था, वहाँ पे भी अप्लाई नहीं हो रहे थे डायरेक्टली, है ना। वहाँ पे गवर्नर बता रहा था कौन से अप्लाई होंगे कौन से नहीं होंगे, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते हैं मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस के साथ अप्लाई होते हैं, ठीक है। द गवर्नर कैन अपॉइंट अ कमीशन टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट एनी मैटर ऑन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन। जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहा था ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा था कमीशन, वैसे ही यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करेगा। समझ में आ गया।
गवर्नर अपॉइंट करेगा कमीशन टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन एनी मैटर एनी मैटर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजन्स। समझ में आया? पॉइंट्स टू रिमेंबर जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है। शेड्यूल एरियाज़ जो हैं वो 5th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल वाले एरियाज़ होते हैं, शेड्यूल एरियाज़, ठीक है, जो 5th शेड्यूल के अंदर हैं। ऐसे 10 हैं, 10 में आप जाके देख लेना कौन कौन से हैं। जैसे महाराष्ट्र है, आपका राजस्थान है, जम्मू है ना, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो ये सारे जो हैं ये शेड्यूल एरियाज़ में आते हैं। 10 हैं ऐसे। यहाँ पे ट्राइब्स भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि शेड्यूल एरियाज़ हैं तो ट्राइब्स नहीं रहते हैं, ट्राइब्स भी रहते हैं। ट्राइबल एरियाज़ में कौन कौन से आते हैं जो 6th शेड्यूल में है? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। शेड्यूल एरियाज़ में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है जिसमें 20 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 शेड्यूल ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। और शेड्यूल एरियाज़ जो होते हैं वो कौन नोटिफाई करता है? प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है। बट लिस्ट में कौन इंक्लूड करता है? पार्लियामेंट इंक्लूड करता है। तो अगर शेड्यूल एरियाज़ की लिस्ट बढ़ानी हो तो वो पार्लियामेंट करेगा, बट नोटिफाई करना हो कि ये शेड्यूल एरिया है तो वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है AMTM में, मतलब ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जिसमें 30 मेंबर होते हैं, 26 सिलेक्टेड होते हैं और 4 नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नर करता है। प्लेजर ऑफ गवर्नर पे काम करते हैं। 26 जो होते हैं इनका 5 साल का टेन्योर होता है। और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कौन ओवरसी करता है? गवर्नर, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।